सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास और बड़ी रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में आपके सामने। हजरात, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो है कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाली है। मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस, इस वक्त बुरी तरह से चिढ़ यानी किलस गए हैं पाकिस्तान की सरकार, खासकर आसिम मुनीर से। मोहतरम हजरात, बहुत आसान ज़बान में बताऊंगा क्यों। आपको मालूम है कि यूएई यानी दुबई और सऊदी अरब के रिश्ते इतने ख़राब हैं कि यमन में वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। सऊदी अरब ने यमन पर ज़बरदस्त हमले किए हैं उन ठिकानों पर जहां पर घुसपैठिए यूएई के समर्थन से घुसे हैं। यूएई का तगड़ा नुकसान हुआ और यूएई ने ऐलान किया कि हम यमन से निकल रहे हैं, हालांकि वो निकल नहीं रहा है। दोस्तों, अब एक महीने पहले का आपको अपडेट याद होगा कि सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने डिफेंस एग्रीमेंट किया था। पाकिस्तान ने तुनक के कहा था कि इस डील के बाद अगर सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान मानेगा कि हम पर हमला हुआ, और अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब मानेगा कि हम पर हमला हुआ। जब ग्राउंड रियलिटी आज पहली बार सामने आई कि सऊदी अरब ये चाह रहा था कि यमन के अंदर पाकिस्तान हमारा साथ दे, सऊदी का साथ दे और यूएई से दूरी बनाए। ऐसे में 2-4 दिन पहले पाकिस्तान की डेलीगेशन खुद आसिम मुनीर यूएई के करीब हो गए। यूएई के जो बादशाह हैं, बादशाह सलामत, और पूरी डेलीगेशन वो पाकिस्तान पहुंच गई। बंद कमरे में लंबी चौड़ी बातचीत हुई। अब मोहम्मद बिन सलमान को तो ये गद्दारी ही लगेगी। वो बंदा कहाँ गलत है? जो यूएई अचानक से सऊदी के खिलाफ हो गया, वही पाकिस्तान के करीब हो रहा है, तो सऊदी अरब चिढ़ेगा। बड़ी बात क्या हुई, अब यूएई के जो करीब हुआ, दोनों हाथ में लड्डू लेना चाह रहा था पाकिस्तान का आसिम मुनीर पहले यूएई के करीब होता है, अब फिर सोचते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सोचती है कि सऊदी अरब न चिढ़ जाए, इस वजह से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए जो पाकिस्तान की डेलीगेशन है, आसिम मुनीर और उनके साथी, उन्होंने अप्रूवल लिया, सऊदी अरब से मांगा कि हमें मिलना है। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने साफ मिलने से इनकार कर दिया। इससे यह क्लियर हो गया कि सऊदी अरब बुरी तरह से पाकिस्तान से नाराज़ है। मज़ेदार बात यह है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उनके घर वाले और बीच में वो खुद भी यूएई में हैं। इस वजह से ऐसे में सऊदी अरब का चिढ़ना किलसना लाजमी है। मोहतरम हजरात, अभी बांग्लादेश में जो चीज़ चल रही है, तो बांग्लादेश के नाम पर भारत में शाहरुख खान तक को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। हालांकि हकीकत ये है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को चुनने के लिए खुद बीसीसीआई ने नीलामी की लिस्ट में रखा। तो ऐसे तो अमित शाह के बेटे और बीसीसीआई को गद्दार कहना चाहिए, लेकिन लवड़े ने भुज्यम की जो टीम है, जो संगठन वाले हैं, इनकी औकात नहीं है नाम लेने की जयशाह का। इस वजह से शाहरुख खान को मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ जहां बांग्लादेश का और शाहरुख खान का विरोध हो रहा था, अब्बा मोहतरम इनके जयशंकर जो है बांग्लादेश चले गए। अब इतना कुछ होने के बाद इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब रिपोर्ट यह है कि जहां अभी बांग्लादेश गए थे हमारे विदेश मंत्री, वहां की पूर्व प्रधानमंत्री की मतलब आखिरी रसूमात में शामिल होने, बताना चाहूँगा कि अब वही बांग्लादेश को यानी पाकिस्तान मना रहा है कि एक ग्रुप बनाया जाए सार्स नाम का, जो भारत के खिलाफ हो, और यकीन जानिए बांग्लादेश इस ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करेगा। वहीं बलोचिस्तान ने भारत और इजराइल से मदद मांगी है। बलोचिस्तान के यानी बलोच लोगों का कहना यह है, खुलासा यह किया है कि पाकिस्तान की हरी झंडी के बाद चाइना बलोचिस्तान में अपनी फौज तैनात करने की तैयारी में है, मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी में है। ऐसे में उसने भारत
को खत लिखा है और इजराइल से भी मदद मांगी है। मजेदार बात यह है कि तालिबान से भी बलोच ने मदद मांग ली है। मोहतरम हजरात, उधर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हमें गैस और तेल का भंडार मिला है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा होने वाला है। अब आपका फायदा हो या ना हो, इस महंगाई के दौर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम गलत कर जाते हैं थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए। लेकिन आज आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, भैया देश का हाल बहुत बुरा है, इतना सोच नहीं सकते जितना बुरा है। जीडीपी कहां जा रही है, रुपया कहां जा रहा है, नौकरी है नहीं, जिनके पास है उनकी सैलरी इतनी नहीं कि बेचारे किराया, घर का कुछ खाना पानी, अनाज के अलावा तीसरा कुछ काम कर सके। जिंदगी किस्तों पे चल रही है। ऐसे में मेरे चाहने वाले मुझसे कहते हैं, उम्मीद की किरण मानते हैं मुझे, लेकिन इतना बड़ा हूं नहीं मैं, लेकिन फिर भी आपके लिए किरण ढूंढ के लेके आया हूं। एक तो हम ईमानदार, हमारे देखने वाले ईमानदार, एक नंबर हलाल काम करने वाले। हराम काम करना हो तो भैया आसान तरीके बहुत हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आप भी एक नंबर वाले और हम भी एक नंबर वाले ही तो रह जाते हैं, मिडिल क्लास और गरीब। 2 नंबर वाले तो आगे बढ़ ही जाते हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए हलाल और एक नंबर का तरीका मैं निकाल के लाया हूं। देखिए, इस ऐप का नाम है मार्केट वॉल्फ। अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल कीजिएगा। लोग कमेंट करते थे, आज मैं जवाब ले आया हूं। जैसा मैंने आपसे बोला, पहली बात, ये ऐप सेबी से रजिस्टर्ड है, कोई फर्जी नहीं। हजरात, इस ऐप के जरिए आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सवाल अब आपका ये होगा, रजा भाई इसे यूज कैसे करते हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। ये ऐप खास करके आपको खुद ही गाइड करती है। इस ऐप में आपको ये दिखाया जाता है, ये ऐप आपको बताती है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किस ट्रेंड को फॉलो करके आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है, जहां दूसरी कंपनीज, दूसरी ऐप ये कहती हैं कि भैया और पैसा लगाओ, ज्यादा पैसा लगाओ, मार्केट वॉल्फ ऐप पर आप कम और छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। ऐसी ऐप में आम जनता और ईमानदार लोगों का डर यह होता है तो यह नहीं, इसमें नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन इस ऐप में इनबिल्ड ऐसा फीचर है कि आपने अगर स्टॉप लगा दिया, ऑटो स्टॉप, यानी आपने एक लेवल सेट कर दिया कि भैया इतने लॉस तक अगर आया तो ठीक, इससे नीचे गया तो भैया नीचे जाने नहीं देना, तो वो ऑटो कट लग जाता है, स्टॉप लग जाता है, जिससे आपका नुकसान ज्यादा ना हो। अब सवाल ये है कि भाई इनका ब्रोकरेज क्या है, मार्केट वॉल्फ का? भाई पूरी इंडस्ट्री में, इस लाइन में सबसे कम ब्रोकरेज मार्केट वॉल्फ का है। आइए अब मैं आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ खास चीज दिखा रहा हूं। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक कर दिया और बस उसी वक्त 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। अब सोचिए, इस पूरी फैसिलिटी को सिर्फ 99 रुपए में आप लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मजेदार बात यह है कि आप यहां सब कमोडिटीज यानी गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में भी ट्रेड कर सकते हैं, वो भी दिन के 9 से रात के 12 बजे तक। ऊपर से मार्केट वॉल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन देता है कि क्या चल रहा है। जैसे ये देखिए, लोगों ने 14 तारीख को एक दिन में 12,240, जून में 70,668, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,260 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन लगता ही नहीं। इतना समझाने के बाद भी एक नंबर हलाल तरीका अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर आप रोना बंद कीजिए, गलती आपकी है। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया है। अब फोन में घुसकर जिन्नात की तरह मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता, थोड़ी बहुत उंगलियां आपको खुद चलानी पड़ेंगी। ऑपरेशन सिंदूर में जब सीज फायर हुआ तो सबसे पहले ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। इस मामले में आज भी मोदी से सवाल किए जाते हैं कि अगर सीज फायर में कोई दूसरा रोल नहीं था किसी का, तो फिर ऐलान ट्रंप ने क्यों किया सीज फायर का? डोनाल्ड ट्रंप 150 मर्तबा गा चुके हैं
कि सीज फायर हमने कराया, और इस पर जमकर पाकिस्तान ने ट्रंप की तारीफ भी की और पाकिस्तान ने मान लिया हाँ जी सीज फायर इन्होंने करवाया। अब 2 दिन पहले पाकिस्तान के दादा साहब ने, दादाजी ने, अब्बा के अब्बा ने यानी चाइना ने ऐलान कर दिया कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया था। इस पर दूसरा कोई रोल ही किसी का नहीं था। इस पर अब पाकिस्तान फिर आ गया सपोर्ट में अपने दादा के, और पाकिस्तान ने कहा कि हाँ जी चाइना ने सीज फायर में एक बड़ा किरदार निभाया था। अब यहाँ पर पाकिस्तान फंस भी सकता है कि अब तक पाकिस्तान चुप क्यों था, और चाइना की तारीफ करके यहाँ पर पाकिस्तान अमेरिका को यानी ट्रंप को नाराज भी कर सकता है। मोहतरम हजरात, भारत के गूखोर गणचट्टे यहाँ मुसलमान होने की वजह से हर तरह से कोई भी हो, मतलब मोदी को अपना अब्बा ऐसा मानना है कि वो गलत भी करे तो वह हीरो है जी, हीरो। अब आप सोचिए जो तस्वीर वायरल हुई बांग्लादेश में जयशंकर की मुस्कान के साथ पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिलाते हुए, उस पर खुलासा अब पाकिस्तान ने ये किया, पाकिस्तान के मंत्री ने ये कहा, पाक नेता ने, कि जयशंकर मुझसे हाथ मिलाने खुद आए थे, मैं नहीं गया था, और उन्होंने आकर मुझसे कहा कि मैं आपको पहचानता हूं। और यहां शाहरुख खान को गालियां बक रहे हैं। आहा, इसे कहते हैं गू रियलिटी चेक। अब कोई हिंदू संगठन की औकात नहीं, वो जो लचकीले बाबा हैं लहरा लहरा के बल्ब खा खा के जो शाहरुख खान को गालियां बक रहे हैं, इस खबर पर खामोश रहेंगे। वहीं बात करें दोगलेपन की तो वाह, दूसरी तरफ पड़ोसी को गलत बताते हुए ये देखिए, भारत के विदेश मंत्री माननीय जयशंकर ने कहा है कि अगर पड़ोसी अच्छा नहीं तो आपको इससे फ़ायदा नहीं मिलता। आप यह नहीं कह सकते कि मेरे साथी पानी बांटिए लेकिन मैं आपके साथ आतंकवाद जारी रखूंगा, यह मुमकिन नहीं है। जाहिर सी बात है, इसमें माननीय जयशंकर ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। हजरात, भारत की एयर इंडिया, जिसके नाम में इंडिया है, लेकिन पूरी तरह से भारत का नाम खराब करने वाली एयर इंडिया का एक और कांड सामने आया है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स कैसी होती हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर एयर इंडिया से सफ़र करते हैं या किया हो तो आपको अच्छे से पता होगा। वहीं कनाडा में एयर इंडिया की एक फ़्लाइट को पायलट शराब के नशे में उड़ाने वाला था। वो तो कनाडा की अथॉरिटी ने जांच की तो पकड़ लिया, चेकअप में, रूटीन चेकअप में। अब भारत की एयर इंडिया से 26 जनवरी तक का समय देकर कनाडा ने जवाब मांगा है कि इस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, अगर एयर इंडिया फ्लाइट को, पैसेंजर विमान को अगर वो शराबी पायलट उड़ाता तो कितने सारे लोगों की जान खतरे में पड़ती। उधर दोस्तों उमर खालिद जो जेल में बिना ट्रायल के बंद हैं और सारी दुनिया को पता चल चुका है कि उसको मुसलमान होने की वजह से जेल में ठूसा गया है। यह मामला अब बहुत बड़े लेवल का हो गया है, क्योंकि न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी ने ओपन लेटर लिख दिया है और उमर खालिद की चिंता व्यक्त की है कि हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं उमर खालिद, हम मांग करते हैं कि तुम्हें बेल मिले। साथ ही दोस्तों अमेरिका के 8 नेताओं ने भी उमर खालिद के लिए आवाज़ उठाई है। अब इस वजह से मेयर जो न्यूयॉर्क के हैं उनसे एक ख़ास समुदाय और ज़्यादा नफरत कर रहा है, क्योंकि इंडिया में मुसलमानों को प्रताड़ित करना एक झुंड के लिए धर्म के हिसाब से ज़रूरी है। उनके माइंड में ये है कि अगर मुसलमान परेशान होगा तो हमारी जीत होगी। मोहतरम हजरात, जहाँ पर एक ख़ास समुदाय मुसलमानों को पाकिस्तानी और हर चीज़ की गलती नेहरू पर डालते हैं और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और मुसलमानों को गाली बककर और बांग्लादेश के हिंदुओं को अपना और भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानी और विदेशी बताकर खुश होते हैं, उनका दोगलापन भी वक्त के साथ साथ खुल रहा है। जैसे वो इस मामले में चुप हैं कि भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपने परमाणु
बमों की जानकारियां दी हैं। साथ ही कैदियों की भी जानकारियां शेयर की हैं कि पाकिस्तान ने बताया कि भारतीय कैदी कितने हैं, भारत ने पाकिस्तान को बताया कि हमारे पास पाकिस्तानी कैदी कितने हैं। भारत सरकार ने अपनी तमाम रिफाइनरी कंपनीज को आदेश दिया है कि आप लोग कितना तेल रूस से खरीद रहे हैं उसकी जानकारी हमें चाहिए। यह बात क्लियर है कि पाकिस्तान से भारत का टकराव बना रहेगा और बढ़ेगा। ऐसे में भारत की खुद की DRDO ने एक खतरनाक बम, ग्लाइडर बम जिसे कहते हैं, बनाया है, वैसा बम। लेकिन फिर भी इजराइल का ग्लाइडर स्पाइस 1000 मॉडल का नाम है, ग्लाइडर बम कहलाता है और काफी खतरनाक होता है। मॉडल का नाम है स्पाइस 1000, स्पाइस 1000। ये इस नाम का मिसाइल भारी मात्रा में भारत ने इजराइल को ऑर्डर किया है खरीदने के लिए। हजरात, बांग्लादेश के लोग और बांग्लादेश अभी भी अपनी औकात में वापस नहीं आ रहा है। 15 दिन में दूसरा एक और मामला आ गया कि 50 साल का एक हिंदू व्यक्ति चंद्रदास, जो व्यापारी थे, दुकान से अपनी दुकान बंद करके वापस घर लौट रहे थे, कि वहां की एक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह से धारदार हथियारों से उन पर हमला किया। सिर्फ हमला नहीं किया, उनके चंद्रदास के सर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। वो तो गनीमत ये रही कि चंद्रदास के करीब पास में तालाब था, तालाब में वो जाकर कूद गए, लेकिन लगभग वो पूरी तरह से जल चुके हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि गुंडों ने मुंह कवर करके ये काम किया। शोर मचाने पर वो गुंडे भाग गए। शासन प्रशासन बांग्लादेश का अभी उस झुंड को गिरफ्तार नहीं कर पाया है, लेकिन चंद्रदास की हालत इतनी नाजुक है कि उनको ढाका रेफर किया है। और 50 साल के चंद्रदास इस वक्त जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। भारत में जो मुसलमान मारे जा रहे हैं एक खास समुदाय के द्वारा, यह घटना उससे अलग नहीं है। अगर हम मुसलमानों को भारत के मुसलमानों के मारे जाने का, मॉब लिंच करने का दुख है, और चंद्रदास के जलाए जाने पर हमें खुशी है, तो माफ करना, यह इस्लाम नहीं है और हम फिर दोगले मुसलमान हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, और खासकर भारत के मुसलमानों से, मेरी ऑडियंस से गुजारिश है कि भारत के अंदर जो हो रहा है हमारे साथ, उस पर भी अगर आप बोल रहे हैं तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा है उस पर भी उससे ऊंची आवाज में बोलकर दिखाएं। अमेरिका हमेशा दूसरे देशों पर नजर रखता है। अफगानिस्तान में अपना खतरनाक MQ-9 रीपर उड़ा रहा था, दोस्तों, वो क्रैश हो गया। MQ-9 रीपर अक्सर क्रैश होता है, एक बार फिर से क्रैश हुआ और MQ-9 रीपर एक बार फिर से बदनाम हुआ। चाइना की खतरनाक नई मिसाइल, मॉडल याद रखिएगा DF-27। यह चाइना की इतनी खतरनाक मिसाइल है कि चाइना सीधा अपने यहां से अमेरिका को हिट कर सकता है। इस मिसाइल के मैदान में आते ही चाइना से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया है। अमेरिका चाइना से सामने से नहीं लड़ सकता। तो जैसे शुरू में अमेरिका ने यूक्रेन को उंगली करी थी कि चलो चलो हम तुम्हारे साथ हैं, और बाद में अकेला आज छोड़ दिया, ऐसे ही क्योंकि देखिए रशिया से अमेरिका नहीं लड़ सकता था तो यूक्रेन को आगे कर दिया, और आज यूक्रेन का हाल आप देख रहे हैं। ऐसे ही चाइना से अमेरिका सामने से भिड़ना नहीं चाहता, तो वो ताइवान को मजबूत कर रहा है। खबर अब यह है कि ताइवान को भारी मात्रा में जल्दी F-16 फाइटर जेट देने की तैयारी में है, जिस पर चीन बुरी तरह से भड़केगा। अब ताइवान के करीब अभी चाइना ने खतरनाक ड्रिल करी थी, और वो ड्रिल करके चाइना लौट गया वापस। अब ऐसे में अमेरिका ने कहा कि चाइना ताकत के जरिए मामले को बिगाड़ रहा है और ताकत से किसी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचा जा सकता। चाइना जानबूझकर तनाव बढ़ा रहा है। यह टोन वैसी ही है जब अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरे देशों पर करता है तो दूसरे देश यही अमेरिका के लिए बोलते हैं। आज टिट फॉर टैट हो रहा है
तो अमेरिका को तकलीफ हो रही है। जापान के भी रिश्ते चाइना से खराब है। एक औरत पहली बार वहां की प्रधानमंत्री बनी और जापान जहां हमेशा शांति रहती थी वहां पर भी फसाद शुरू हो गया। भाई साहब, फसाद भी ऐसा कि अब प्रधानमंत्री जापान की हैं, उन्होंने कह दिया कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम न्यूक्लियर सबमरीन खरीद सकते हैं। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस तरह से मैंने देखा है, आपने भी देखा है कि महिला को जब पावर दे दी जाती है तो फिर उसका इस्तेमाल गलत ही होता है। जी हां, अक्सर ऐसा देखा गया है। सारी महिलाएं ऐसी नहीं हैं। अब एक मामला है, एक्टर नहीं है, किस्मत बादशाह की वजह से चमक गई है। सिंगर बादशाह ने एक व्यक्ति को सपोर्ट कर दिया। वो उनकी पर्सनल राय थी कि मुझे यह अच्छा लगा, उन्होंने वो कंटेंट शेयर कर दिया। देखते ही देखते अगले शादाब जकाती की जिंदगी बदल गई। किसी भी समझदार आदमी से आप पूछेंगे कि इनके कंटेंट में कोई लॉजिक या कॉमेडी है, आपको लगेगा कि नहीं है। जवाब भी यही मिलेगा। कोई भी वीडियो देखिए, हर वीडियो के अंदर भैया के एक्सप्रेशन सेम होते हैं। नो हेट फॉर हिम, बट मैं जेन्युइनली रिव्यू दे रहा हूं। एक्सप्रेशन सेम होते हैं, बातें सेम होती हैं। बस कहते हैं ना कि ट्रेंड में आ गया बंदा, और किसकी वजह से आया आपको पता है। बंदा उसके लिए थैंकफुल है, अच्छी बात है। गॉडफादर को नहीं भूलना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में इनको फंसाया गया, हमने इनका साथ दिया और आज भी उन मामलों में हम साथ हैं कि भाई फर्जी फंसाने की कोशिश है और मुसलमान होने की वजह से इनको टारगेट भी किया गया। लेकिन अब कुछ ऐसा मामला आया है जिससे मुझे खुद शौक लगा। असल में जिस महिला के साथ अक्सर ये इवेंट पर नजर आते थे, मैं इनको भाभी समझता था। पूरी दुनिया, यहां तक कि जितने इंडियन हैं, ज्यादातर भारतीय लोग, इनके व्यूअर्स भी इस महिला को, जो इनके साथ अक्सर हर जगह, यहां तक कि नॉर्मल इवेंट में भी साथ नजर आती थी, हम इनको इनकी असली बीवी यानी इनकी वाइफ समझते थे। खुशी होती थी कि भाई चलो पत्नी के साथ वीडियो बना रहे हैं। अचानक अब हुआ ये कि एक व्यक्ति थाने जाकर रोता हुआ चीख चीख कर कहता है, क्या कहता है कि वो मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी को शादाब जकाती यहां लेके जाता है, वहां लेके जाता है, और मेरी पत्नी मुझे धमकाती है, डराती है और मारने की बात करती है। मेरे साथ तो नहीं रहती, लेकिन शादाब जकाती के साथ रहती है, क्योंकि वो उसे पैसा देता है और वो उसके साथ कंटेंट बनाती है, वीडियो बनाती है। ये है वीडियो। कौन है? मेरी बीवी जगाती, जान से मारने की धमकी देवे कि चाहिए मर जा, कुछ भी रोज साजिश रचे, नई साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां देवे, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट में खरीद लूंगा, मैं कचहरी में खरीद लूंगा, मैं ताले में खरीद लूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तू क्या चाहता है? मैं भैया मैं अपने बच्चे की जिंदगी और अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है, वो पता नहीं किस से अफेयर चली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने खूह आकर पीछे रखी, मैंने चल कोई ली। अब क्या? अब ये जगाती के साथ लग गई। जगाती से मैं से रोक नहीं रुकती, जगाती के वे जगाती से मेरी विलायत के 3 4 दिल के ले जा, 5 दिल के ले जा। अब भी मैं अब भी रोक रहा था, भी आई थी कठोर से, जिन्हें कहा से आई थी, यूं कहने लगी कि मैं तो देहरादून जा रही, मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, तुझे पता मैं हार्ट का बीमार हूँ, मेरी कितनी तबीयत खराब चल रही, मुझे एक झलक नहीं देख रही। यूं कह रही चाहे तुम मर जा मेरे पेशाब से, मेरे दिल में नहीं है तू इतना सा भी। मैं मुझे गालियां दे रही, मोबाइल में मेरी रिकॉर्डिंग है, गाली दे रही, कभी तलाक की धमकी, कभी थाने की जेल में चढ़ाने की धमकी दे रही, जगाती के केले वो ये सारे काम कर रही। और मैंने मना करा, फिर भी देहरादून चली गई और यूं कह रही मुझसे झूठ के थाने में बैठी थी। मैं मुझ पे इल्जाम लगाया जाए, मुझे मारने की, मुझे कितनी बुरी साजिश। अब दोस्तों, मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूं कि ये ड्रामा कर रहा है या वो, मैं आपको न्यूज़ को बता रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर इसके बाद मामला आगे ये बढ़ता है कि पत्नी का रिप्लाई आता है। पहले तो आवाम इसी झटके में थी कि ये शादाब भाई की बीवी नहीं है, ये तो ऑन स्क्रीन बीवी है उनकी, असली बीवी तो सामने ही नहीं है। अब महिला ने जो वीडियो बनाया और क्लेम किया वो शॉकिंग था सबके लिए। शादाब की ऑन स्क्रीन अहलिया यानी बीवी ने कहा कि जी वो तो मुझे तलाक दे चुका है
अब सवाल यह है कि तलाक दे चुका है तो तुम क्यों रह रही हो उनके साथ? और वो पूरे घमंड से कह रही है कि मैं 4 बच्चों को पालती हूं, वीडियो बनाती हूं, वो मुझे पैसा देता है। पहले वीडियो देखिए, बहुत सारी बातें आपको भी समझ में आएंगी। कुछ मतलब नहीं है, मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज़ का मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ, सुकून से 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है, वो बहुत मार पिटाई करता है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मैं उससे अलहदा होना चाह रही हूँ। इस वजह से शदाब ज़काती का इसमें कुछ हाथ नहीं है, वो बिल्कुल सही है, निर्दोष है। जबरदस्ती करता है शदाब ज़काती वीडियो बनाना आपके साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो, कहीं कुछ लेकर नहीं। जाता मैं है साथ अपनी जब? मर्जी से ही जाती हूँ, अपनी मर्जी से ही वीडियो बना रही हूँ, सब मैं अपने काम अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ। पैसा वैसा देते हैं आपको वीडियो बनाने का? जी, मुझे पैसे देते हैं वो। तो पति के साथ क्या मामला चल रहा है तुम्हारा अभी? वो मुझे परेशान करता है, मेरे साथ मार पिटाई करता है, मुझे वो तलाक दे चुका है। इरम बाजी ने पूरा जोर दे के 2 बार लहजों को चढ़ा कर कहा कि मैंने 4 बच्चे पाले हैं और 4 बच्चे पाल रही हूं, मैं कमा रही हूं और मेरा पति ये सहन नहीं कर पा रहा है। कमाल यह है कि पूरी दुनिया में बात करें भारत की तो मर्द अपनी औरत के लिए बहुत कुछ करता है, मर्द भी अपने बच्चे पालता है, लेकिन वो कभी एहसान नहीं जताता कि अरे मैं पाल रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ, मैं बच्चों के लिए ये कर रहा हूँ। लेकिन महिला अगर कमाती है तो सबसे पहले उसे अपना पति बुरा लगता है। अब जब शदाब ज़काती लग्जरी लाइफ दे रहे हैं, इस महिला को पब्लिक में लेके जा रहे हैं, सेलिब्रिटी वाली इज्जत मिल रही है, तो पति देव तो बुरे लगेंगे ही ना, वो बेरोजगार भी लगेगा। और जाहिर सी बात है, अगर वो इनके पति काम करते भी होंगे तो इतना तो पैसा नहीं कमा पा रहे होंगे जितना शदाब ज़काती इनकी पत्नी को दे रहे हैं। और पत्नी के बात से ये क्लियर हो गया है कि भाई वो 4 बच्चों का पेट पाल रही है तो अच्छा लेके आ रही हैं, कमा रही हैं। लेकिन ऐसे में बेचारे पति पर जुल्म करना, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? पति तो बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं भाई, पतियों का तो भारत में बड़ा बुरा हाल है। अब इनके बयान आपने याद रखे होंगे, अभी बाजी ने, इरम बाजी ने क्या कहा कि वो मुझे तलाक दे चुका है, ये हो गया है, और मैं खुद तलाक लेना चाह रही हूँ क्योंकि वो पीटता है, मारता। वही इस कहानी, पति मुझे मारता है, पति मुझे प्यार नहीं करता है, पति का ये चल रहा है, वो चल, यहाँ कहानी दूसरी है। पति ने कहा कि मेरी पत्नी का चल रहा है। अब जो चीज़ें सामने हैं मैं उस पर ही सवाल कर रहा हूँ। अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आता है, वो दिमाग घुमा रहे, बल हमारे साथ ही प्रैंक हो गया। उसमें शदाब ज़काती बैठे हैं और उनका पति भी बैठा हुआ है इरम का, और इरम भी बैठी हुई हैं। अब नहीं पता ये कौन सी डील हो गई है भाई, कि पति अब कह रहा है दोबारा से कि जी हाँ जी, मैं अपनी मर्जी से अपनी पत्नी को इनके साथ भेज रहा हूँ, मैं अपनी पत्नी को अपनी मर्जी से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मेरी पत्नी को ये ले जा सकते हैं, मैं अपनी मर्जी से अपनी पत्नी को शदाब ज़काती के हवाले कर। या अल्लाह, इतना फेमस मत करियो मुझे भैया। देखिए, मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा। बोल। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शदाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है, तो मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है जी, इनकी खुशी में और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है भाई साहब। अगर जो तो ऐसा है तो फिर रोना कहे का है भाई? अगर जो तो ये बात अब कर रहा है, रोना कहे का है? मुझे ऐसा खबर भाई साहब, मैं जाऊँ देखो हाईवे पर, वो यकीन नहीं मानना मेरी इतनी। अब यहां पर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ना मैं शदाब ज़काती भाई को बोल रहा हूं, ना मैं इरम बहन से कुछ कह रहा हूं, ना मैं उस बेचारे पति को कुछ कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अंदर की चीज आप सब समझ गए कि पैगाम इससे क्या मिला, सबक क्या मिला, सबक क्या मिला। अब यहां शदाब ज़काती ने कोई भी भाई से डील कर ली हो, लेकिन यार बड़ा अजीब लगा मुझे, एज अ मैन मुझे बुरा लगा कि मतलब क्या ही फील कर रहा होगा वो बेचारा जिसकी पत्नी है कि कंट्रोल ही नहीं है। भाई वो तलाक देना नहीं चाह रहा होगा। अब इस वीडियो के बाद 10 ये सवाल आपके दिमाग में होंगे कि ये अभी तो कह रही थी उसने मुझे तलाक दे दिया 3, और मैं भी अलग होना चाह रही हूँ,
और अब सब सही हो गया। अंदर खाने तो बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हो रही होंगी ना, अल्लाह इन तीनों की ज़िंदगी आबाद रखे भाई। लेकिन सबक इशारतन बहुत मिल रहा है। भैया समझ जाओ यार, अब मैं खुल के क्या ही बोलूँ, वरना शादाब भाई कहेंगे रज़ा भाई तुम तो यार हमारे खिलाफ। मैं खिलाफ नहीं हूँ, ये हालात जो बने हैं ना ये शॉकिंग है और ये बड़े गलत है। और पति को देख के मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार अपनी पत्नी को शादाब भाई के हवाले कर रहा हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से। गैरतमंद पति शायद ऐसे नहीं करते, बट ठीक है, उनकी मर्ज़ी है। भारत में तो मर्ज़ी डेमोक्रेसी है भाई। सबक है, सबक सीखो भाई। मैं खुल के नहीं बोला हूँ इस मामले में, हालांकि मैं खुल के बोलता हूँ, लेकिन सबक है। और आपकी राय बेहद ज़रूरी है क्योंकि हमारी ऑडियंस जेन्युइन है भाई, रियल है। तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, पढ़ूंगा। हजरात, सूडान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आरएसएफ जिसने नरसंहार किया अल्फ शहर में और दूसरे इलाकों में और अभी भी चल रहा है, उसका आरएसएफ का रैपिड सपोर्ट फोर्स का, उस आतंकी झुंड का जो चीफ ऑफ स्टाफ है, कमांडर है, वो ड्रोन हमले में मारा गया है। जी हां, सूडान की आधिकारिक फौज ने ड्रोन हमला किया और जो आतंकी झुंड था आरएसएफ, उसके लीडर को कत्ल कर दिया। वहीं चाइना का एक और कांड सामने आया है। जरा तस्वीरों को देखिए। चाइना अपने ड्रोन को पूरी तरह से कवर करके जो कमर्शियल समुद्री जहाज होता है उनके कंटेनर में चढ़ा रहा है और तैनाती के लिए समुद्र के रास्ते दूसरे अपने अड्डों पर भेज रहा है। चाइना ये कैसी और किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा है, दुनिया को सोचना चाहिए। यूरोपियन ऑफिशियल, महिला ऑफिशियल ने कहा है कि अगर हम यानी यूरोप अगर रशिया को नहीं हरा पा रहा है तो हम चाइना को कैसे हराएंगे। China is so much bigger economy than Russia is, with so much bigger military than Russia is. So if you're saying that you're not able to beat, that we collectively are not able to really pressure Russia so much that it would have an effect, because then how do you say that you're able to take on China with? कमाल की बात यह है कि भारत के नफरती चिंटू, जिनकी धार्मिक भावनाएं मुंह में होती हैं और एकदम से उनको चोट लग जाती है, थाईलैंड ने कंबोडिया में घुसकर देवता की मूर्ति को तोड़ा और आपके सामने ये देखिए मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। तस्वीर देख रहे हैं आप। हिंदुओं, अरे बजरंग दल कहाँ हो? विरोध नहीं कर पा रहे हो? मुंह में कुछ फंसा लिए हो क्या? देखिए दोस्तों, ये देखिए, गूखोर पूरी तरह से खामोश हैं। इनके मंदिर को थाईलैंड ने ध्वस्त किया है। भारत ने विरोध पहले ही जताया है, लेकिन वो जो झुंड मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले करता है वो खामोश है। हजरात, गाना का वो मामला आपको याद होगा, अफ्रीका का एक देश जिसमें एक व्यक्ति ने अपने आप को पैगंबर बताने, नौजुबिल्लाह पैगंबर बताने की कोशिश की। नूह अलैहिस्सलाम अपने आप को क्लेम कर रहा था। थू हजरात, बहुत बड़ा बवाल किया इसने, खूब लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मर्सिडीज़ खरीदी, घर खरीदा, आईफोन खरीदा और कट्टे में घूमता था। ये इतना बड़ा विवाद हो गया कि पहले पुलिस ने पकड़ा था, फिर छोड़ दिया था, कहते हुए कि ये रिलीजियस मामला है। लेकिन जब अब क्लियर हो गया कि ये फ्रॉड है, तो गाना की पुलिस ने, जी हाँ तस्वीर आपके सामने, गाना की पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। अब वहां का धीरेन्द्र शास्त्री गिरफ्तार हो गया है, यहाँ का नहीं हो पाएगा। वहीं वेनेजुएला के एक मिलिट्री जोन में तस्वीर देखिए, आग लग गई है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि आग कैसे लगी है, लेकिन हालत यहाँ की खराब हो गई है। एक समुद्री टैंकर वेनेजुएला से निकला और ईरान की तरफ जाने लगा। अमेरिका की नेवी ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस टैंकर ने तुरंत अपना झंडा बदलकर रूस का झंडा लगा दिया और रशिया अपने झंडे की पूरी इज्जत करता है। रशिया ने तुरंत अमेरिका से मांग की कि हमारे उस जहाज का जो हमारा है उसका पीछा ना करें। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने बड़ा कदम उठाया। जो उनके विरोधी लोग थे, पिछले साल उन्होंने अपने विरोधी लोगों को गिरफ्तार करवाया, जिसकी वजह से उनकी देश के अंदर ही आलोचना अभी तक हो ही रही थी। हालात को बिगड़ता हुआ देखकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने 88 अपने विरोधियों को जेल से आज़ाद कर दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने एक कार के अंदर पत्रकार को इंटरव्यू देते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका हमारा पेट्रोल, डीजल, कोयला सब चाहता है,
ये सारी दुनिया जानती है। हम लड़ना नहीं चाहते, हम अभी भी तमाम इन चीज़ों के बाद अमेरिका से बातचीत करने को राज़ी हैं। अब जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ, ये खबर कम मेरी तमाम बहनों के लिए अलर्ट है। आप सब पर यह वाजिब है कि इस खबर को शेयर कीजिए, चाहे इतने पार्ट को काटिए और इसको हर जगह अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, कोई कॉपीराइट नहीं है। मेरी बहनों, हिंदुस्तान की बेटियों, भारत की हिंदू मुस्लिम तमाम, बस मैं आज संबोधित कर रहा हूं, मैं उनको अलर्ट कर रहा हूं, लड़कियों को जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कहीं भी फोटो अपलोड करती हैं। इस एआई के ज़माने में अब सीधा आपको निशाना बनाया जा रहा है और आपकी इज्जत खत्म हो रही है। आपकी बुरखे वाली तस्वीर को भी नंगा किया जा रहा है। बाढ़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और ऐसे तस्वीरों को बनाकर शेयर किया जा रहा है। ज़रा सोचिए, आपने अपनी पूरे बुरखे में एक फ़ोटो अपलोड की, किसी इंसान ने उसको डाउनलोड किया और एक्स का जो ग्रोक, जो एलन मस्क का ग्रोक एआई है, उसको बोला हे ग्रोक रिमूव हिजाब एंड पुट बिकनी, तो ग्रोक वो 10 सेकंड में कर दे रहा है। आपका हिजाब उतार रहा है, आपकी साड़ी उतार रहा है और आपको बिकनी में पोस्ट करके पब्लिक के सामने रख रहा है। ये क्या है? सोचिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये हिजाब वाली तस्वीर है। ये सिर्फ मैं आपको एजुकेट करने के लिए बता रहा हूं। ऑलरेडी एआई का मिसयूज होना शुरू हो चुका है। देखिए, ये ओरिजिनल तस्वीर है, कोई इसमें गंदगी नहीं है। आपके मुंह से माशाल्लाह निकल रहा होगा। अब ग्रोक के जरिए किसी ने भी बोला है ग्रोक पुट अस ऑल इन बिकिनीज, किसी ने भी पोस्ट करके लिख दिया, तो हुआ क्या? ये देखिए, शॉकिंग है ना। और बिल्कुल अब ऐसी ही आपने अगर कोई तस्वीर अपलोड करी है नॉर्मल, हम तो इतने एडवांस नहीं हुए ना, हमारे गांव के हमारे अपने लोग एडवांस हुए हैं, खानदान के, कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोई भी आपका दुश्मन आपका फोटो ले और उसको नंगा करे और आपके नाम पर फेक आईडी बनाए और वहां पोस्ट करना शुरू कर दे, पूरी इज्जत गई। आप अपने खानदान को, अपने गांव वालों को बहन कब तक साबित करती रहोगी ये एआई है, एआई है? अरे भाग, क्या होता है एआई? देख तो लिए तो नंगा, कहां समझाओगे आप? तो जो हिंदू मुस्लिम कोई भी लड़की अपनी तस्वीर, साड़ी का दिखा देता हूं, ये देखिए, ये साड़ी वाली तस्वीर है, ओरिजिनल तस्वीर है। अब किसी ने अपलोड किया, लेकिन दूसरे किसी दुश्मन ने, हरामी ने इस तस्वीर को वही कर दिया, ग्रोक से बोल दिया कि भैया कपड़े चेंज कर दो, नंगा कर दो इन्हें, बिकने हो गई। ये देखिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाढ़ है एआई की, बाढ़ है एक्स पर, और एक्स कर भी रहा है। मैं देखता हूं इंस्टाग्राम पर लड़कियां कुछ भी करती हैं, फोटो क्लिक करके डाल देती हैं। जैसे इस बहन ने डाला होगा, जिम गई होंगी बाजी और फोटो क्लिक किया हो, हम तो जिम करके आ रहे हैं। अब इनकी फोटो किसी ने तो देखी होगी, वो उठाकर ग्रोक को बोल दिया कि भैया इन्हें जो है साड़ी में डाल दो, किसी ने बोला किसी चीज़ में डाल दो। चीज़ अच्छी है, लेकिन इसका इस्तेमाल बुरा भी हो रहा है। जैसा दिमाग वैसा इस्तेमाल। तो साड़ी में बहन को कर दिया तो ओके था, उसके बाद क्या किसी हरामी दिमाग ने क्या किया? साड़ी उतरवा दी। अब आप कहेंगे रज़ा भाई आप क्यों दिखा रहे हो? भाई ये वायरल हो चुकी हैं पहले। इन्हीं सब मामलों की वजह से भारत सरकार ने एक्स को नोटिस दिया है। जी हाँ, ये रहा खबर अपडेट। नोटिस दिया और कहा है कि भैया तुरंत इस पर जवाब दो। अब क्या जवाब? अब एलन मस्क से तुम कहाँ तक लड़ोगे? लेकिन आप सोचिए कि हमारे देश के लिए, बल्कि ये एआई पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। फॉर एग्जांपल, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की एक नॉर्मल तस्वीर है। अब किसी हरामी ने बोल दिया भैया कि इनको बिकनी में कर दो। अब आपको हंसी आ रही होगी। यही एआई आज हमारी बहनों के लिए कितना खतरनाक हो चुका है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हजरात मोहतरम, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। और जाते जाते याद दिला दूं
काहे इतना समय लगा रहे हैं? मार्केट वॉल्व ऐप को 2 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। जिंदगी में हमेशा पीछे रहने से अच्छा है कभी तो आगे बढ़ो। कमेंट में लिंक मैंने डाल दिया है, कमेंट को पिन कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक जो है डाल दिया है, सिर्फ आपको लिंक पर क्लिक करना है। अब अपने लिए एक क्लिक भी ना कर सको, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो जल्दी जाइए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।